सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, दैट इज फ्रॉम 9th of February to 15th of February. So very first news, that is Kerala launch the care budget. Now what is care budget? Although इसके ऊपर मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो कल ही शेयर कर दी थी, ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ब्रीफ में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि केयर इकॉनमी है क्या। तो केयर इकॉनमी में बेसिकली हम उस लेबर की बात करते हैं जो कि दी जा रही है हमारे उन लोगों को जिनको केयर की ज़रूरत है। सिंपल, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे केयर की किसको ज़रूरत है? जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, राइट। और बेसिकली ये जो काम है ये कौन करता है? मोस्टली वुमेन्स करती हैं। और इस काम को काफ़ी ज़्यादा क्या किया जाता है? अंडर वैल्यू किया जाता है। अंडर वैल्यू क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली यू नो कि ध्यान रखना जो है ये हमेशा किसकी ड्यूटी रही है? एक वुमेन की ड्यूटी रही है, ठीक है। अगर घर संभालना है तो ये किसकी ड्यूटी है? वुमेन की ड्यूटी है। और मोस्टली इसको हम जीडीपी से बाहर रखते हैं। अगर हम इसको जीडीपी में काउंट करें तो इट विल लीड टू अ स्पाइक और यू कैन से अ लॉट ऑफ एडिशन टू द जीडीपी, ठीक है। क्योंकि जो औरतें काम कर रही हैं कि घर संभालने का, यही अगर वो औरतें बाहर जाकर किसी फॉर एग्जांपल ये आप वो एक औरत है, वो अपना बच्चा संभाल रही है, यही वो औरत बाहर जाकर कोई क्रेच में काम करेगी तो उसको उस चीज़ के क्या मिल देंगे? पैसे मिलेंगे, राइट। तो इसलिए जो केयर इकोनॉमी है ये पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। जैसे आप नर्सेज की बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया? पेड वर्जन हो गया। अनपेड हो गया, घर पे आपकी एक औरत है, उसकी माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, ठीक है, उसके बच्चे हैं, तो ये सब क्या हो गया? अनपेड वर्जन हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अपनी जीडीपी में कैलकुलेट करें। सेकेंडली, ये किस लिए ज़रूरी है? ताकि जेंडर इक्वालिटी हम ला सकें, वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम उसको बेटर कर सकें। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द केयर इकॉनमी। और ये बहुत अच्छी बात है कि केरला ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने केयर इकॉनमी को बढ़ावा दिया है या उसके रिलेटेड एक बजट बनाया है, ठीक है। उन्होंने 19.07% ऑफ द टोटल बजट इसमें एलोकेट किया है। ये बजट पेश किसने किया था? KN बालगोपाल ने ये प्रेजेंट किया था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। यूपी प्रेजेंट इट्स फर्स्ट एवर इकोनॉमिक सर्वे। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पहली चीज़ होती है फर्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप सबको पता है कि बजट से एक दिन पहले हमारे पास क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे आता है। मैंने प्रॉपर एक इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल पिक्चर दिखाता है कि इस पूरे साल में, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या अचीवमेंट हमारी कंट्री ने जो है वो अचीव किया, राइट। अब हम बात करें यूपी की, यानी एक स्टेट है, पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने अपना क्या है? इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया है, ठीक है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि यूपी में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कर रहा है। प्लस उसमें ये भी बताया गया है कि जो स्टेट है उसका कंट्रीब्यूशन 8.4% से लेकर बढ़कर हो गया 9.1% इन द जीडीपी, ठीक है। टोटल जीडीपी में स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो गया है। इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो मैं पहले आपको बता देती हूँ, ठीक है। दैट इज यूपी ने अपना बजट भी लॉन्च किया है और उन्होंने टोटल जो आउटले रखा है अपने बजट का वो है 9.13 लाख करोड़, ठीक है। नाउ इसमें ये नहीं पूछेंगे कि यूपी ने कितना बजट की रखा या किसने इसको प्रेजेंट किया। दिस इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड। जो आपके पेपर के इंपॉर्टेंट से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 202। आर्टिकल 202 क्या कहता है? आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट की जो स्टेट्स हैं वो भी अपना क्या कर सकते हैं? बजट प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेट्स कैन ऑल्सो प्रेजेंट देयर बजट, ठीक है। वो अपना बजट जो है प्रिपेयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। प्रिपेयर और प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट कहना गलत रहेगा, प्रिपेयर देयर बजट, ठीक है। वो अपना बजट प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं उसको फर्दर, ठीक है। इन द जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 112, अगर हमसे कंट्री की लेवल पे पूछे तो 112 जो होता है जिसमें हम सेंट्रल बजट बनता है और स्टेट बजट आर्टिकल 202। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जो भी फैक्ट्स है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यूपी जो है एरिया वाइज 4th नंबर पर आता है। सुरेश खन्ना जो है इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है। 12.2% इंक्रीज किया अमाउंट को। टोटल फिजिकल डेफिसिट 3% इन्होंने टारगेट रखा है। और ये 10th बजट है जो कि प्रेजेंट हुआ है, जिसमें फोकस वुमेन सेफ्टी पर, जॉब्स पर, ठीक है, स्कूटी प्रोवाइड करने के लिए इस पर दिया गया, हेल्थ पे 6% और एग्रीकल्चर पर 9% फोकस किया। अच्छा, अब ये जो यूपी का बजट है ये वो बच्चे पढ़ें जो कोई पर्टिकुलर उसका फॉर एग्जांपल कोई सेट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये बजट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो
आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं विच इज़ ऑफ सेंट्रल लेवल, उसमें आपको ये आर्टिकल याद करना ही बस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज राजस्थान बिकम द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर इन इंडिया। राजस्थान जो हमारा नंबर 1 पर आ रहा है, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, तेलंगाना एंड गुजरात। बस यही आपको याद रखना है कि कौन सा स्टेट है, राजस्थान जो है वो टॉप पर आ गया है, ठीक है। और ये हमें बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स जो है उसके थ्रू पता चला है दैट इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शीप पॉपुलेशन, और ग्लोबली हम 9th नंबर पे आते हैं टोटल वुल प्रोडक्शन में। नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ब्रिक्स शेरपा मीटिंग जो है वो दिल्ली में हुई। ब्रिक्स शेरपा मीटिंग क्या होती है? शेरपा वर्ड जो आपने G20 के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, ठीक है। शेरपा होता है बेसिकली एक पर्सन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, उस इवेंट को वहां पर, ठीक है। तो दैट इज शेरपा। तो ब्रिक्स शेरपा मतलब जो ब्रिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रिक्स का शेरपा। और कौन था यहाँ पर? सुधाकर दलेला, ठीक है। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। नाउ अब कौन सा एडिशन है ब्रिक्स का? 18th एडिशन है, ठीक है। थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। मैंने ब्रिक्स के आपको ऑलरेडी कुछ और न्यूज़ पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस साल का जो ब्रिक्स है दैट इज 2026 का, वो उसको कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। एंड उसका एक लोगो भी जो है वो जारी किया गया था जिसमें कि लोटस शेप में आपको सारी कंट्रीज जो है वो शो कर रही थी, ठीक है। तो आई होप आपने वो देखा होगा, आपने वो सेशन देखा होगा, नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द स्टैटिक फैक्ट्स। ब्रिक्स बना था 2009 में एट येकांतबर्ग, रशिया, ठीक है। ये जो टर्म है ब्रिक्स ये जिम ओनील ने दी थी, ठीक है। और पहली मीटिंग 2009 में रशिया में हुई, उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन हो गए? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। अब जो न्यू मेंबर्स हैं उसमें हमारे पास हैं उसमें हमारे पास है इजिप्ट, यूएई, इथोपिया, ईरान एंड इंडोनेशिया। तो अब आप इसमें देखेंगे कि अर्जेंटीना का नाम दिया गया है, ठीक है। इजिप्ट, यूएई, इथोपिया, ईरान एंड इंडोनेशिया, ठीक है। अभी ये लोग ऑफिशियली जुड़े नहीं हैं, सिर्फ ये रिकमेंडेड थे। तो जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं दे आर द करेक्ट नेम्स जो कि अब हो गए हैं। तो टोटल हमारे पास ब्रिक्स में अब कितने नेशंस हो गए हैं? वी हैव अ टोटल ऑफ 10। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, that is government unveils new CPI series retail inflation in January at 2.75%. now this is very very important news। अब जितने भी आपके एग्जाम्स आएंगे उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि हमारा जो न्यू बेस ईयर है वो क्या कर दिया है चेंज करके, फ्रॉम 2012 विच इज़ अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। जनवरी टू दिसंबर जो होता है वो एक हमारा कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है। तो 2012 से चेंज करके क्या कर दिया, 2024 कर दिया गया है इसको। अब इस 2024 वाला जो अपडेटेड बेस ईयर है उसके बेसिस पर पहला सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आया है इन द जनवरी बाय मॉस्पी, ठीक है। इसमें रूरल की परसेंटेज बताई हुई है 2.73% ऑफ इन्फ्लेशन, जबकि अर्बन की 2.77% है। नाउ मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको याद रखना है, पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है न्यू ओल्ड वर्सेस न्यू वेट्स। तो ओल्ड वेट जो है 2012 के हिसाब से हमारे पास 6 आइटम्स थी, उसमें हमने डिवाइड किया था सीपीआई को, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप देख रहे हैं फूड एंड बेवरेजेस का है, राइट। फूड एंड बेवरेजेस के बाद जो हाईएस्ट परसेंटेज थी वो थी हाउसिंग की, देन फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, देन आई एम सो सॉरी, पहले फूड एंड बेवरेजेस, देन मिसलेनियस, मिसलेनियस के बाद आपका आता है हाउसिंग, देन फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग एंड लास्ट में पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट। तो 6 हो गए। अब ये जो है इसका वेट जो है वो चेंज कर दिया गया है और टोटल 12 आइटम्स कर दी गई हैं। तो 12 आइटम्स से सबसे ज़्यादा वेटेज अभी भी किसका है? फूड एंड बेवरेजेस का है, फॉलोड बाय दैट वी हैव हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर फ्यूल्स। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और सबसे कम देख लीजिए किस पे गया हुआ है, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। सिमिलरली इसमें पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेजेस, देन सबसे कम पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। इसमें फूड एंड बेवरेजेस सबसे पहले खाना, फिर घर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें होनी चाहिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, एंड देन सबसे लास्ट में आपका आ जाता है रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। मोर ओवर अगर आप देखेंगे कि आइटम्स और बास्केट्स जो हैं, आइटम्स जो बास्केट में आइटम्स थी, यानी कि हम सिर्फ किसी एक आइटम के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे ये नहीं कहते कि हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, रादर हम ये कहते हैं
कि एक बास्केट ऑफ गुड्स है, यानी कि एक बास्केट है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ गुड्स हैं और वो नंबर ऑफ गुड्स कितने हो गए हैं अब 358। इन 358 आइटम्स के बेसिस पर हम बताते हैं कि हमारे जो हैं वो कितना इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। पहले ये नंबर था 299, अब हो गया 358, जिसमें से गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको पता है हमने WPI को क्यों छोड़ा था, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को हमने 2014 में डिस्कार्ड इसलिए किया था क्योंकि WPI जो है डाटा देता है सिर्फ गुड्स का, लेकिन CPI डाटा देता है बोथ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो उसमें से गुड्स का जो नंबर है वो है 308 और 50 है हमारी सर्विसेज, तो टोटल हो गई 358, जबकि यही नंबर पहले था 299, जिसमें से 259 गुड्स थे एंड 40 हमारी सर्विसेज थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको ये नंबर याद रखना है और ये भी याद रखना है कि कितने से बढ़कर कितना हो गया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको रिलीज किसने किया है, मॉस्पी के जो सेक्रेटरी थे सौरभ गर्ग और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरम। तो ये और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि क्या वेटेज है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है। इसमें इंडिया की रैंक है 94, ठीक है, 2025 का है और रैंक है 94, ठीक है, 95 नहीं है 94 है, इस तरीके से याद रखेंगे। आउट ऑफ 182 कंट्रीज इंडिया का स्कोर है 38, रैंक 94 है, स्कोर 38 है। अगर जितने आप 0 के पास होंगे उतने आप हाईली करप्ट है, जितने आप 100 के पास होंगे उतने आप क्लीन है, यानी कि एक स्केल है 100 से 0 से 100 का, जिसमें 0 में हाईली करप्ट और 100 के पास है तो वेरी क्लीन हो जाएंगे आप, ठीक है। देन इसमें टॉप पे कौन आएंगी कंट्रीज, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। तो ये इनके स्कोर्स हैं। 90 जो है, 90 का मतलब क्लोज टू 100 यानी कि क्लीन है, 88 एंड 84। तो डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, मोस्टली जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं वही हमारी इन इंडेक्स में टॉप पर रहती है, बिकॉज दे आर वेरी लेस पॉपुलेशन एंड मोर रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हमेशा टॉप पर रहते हैं। तो करप्शन, तो अब मैंने आपको ये पहले भी याद करवाया हुआ है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को याद रखने के लिए कि इसमें टॉप पे कौन है, आपको ऐसे याद रखना है कि जो लोग पहले डेन में रहते थे, यानी कि पहले गुफाओं में रहते थे, तो करप्शन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो इसलिए नंबर 1 पे क्या होगा, डेनमार्क। लास्ट में इसमें है सोमालिया एंड साउथ सुडान, ठीक है, जिसका स्कोर क्या है 9, देखो तो यानी ये जो है स्कोर किसके पास है, क्लोज टू 0 है, इसका मतलब हम ये जो कंट्रीज हैं वो हाईली करप्ट है। तो सोमालिया एंड साउथ सुडान, तो आपको पता है अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में रिसोर्सेज बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दे आर ऑलवेज एट द बॉटम इन सच काइंड ऑफ इंडेक्सेस। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडेक्सेस हमेशा पूछे जाते हैं तो आप याद रखेंगे, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन वन ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, ठीक है, जो कि HPSC का हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि हमारा जो डिजिटल पेमेंट्स है उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है। ऑब्वियसली ये किससे रिलेटेड है, हमारा डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है, तो RBI ने रिलीज़ किया होगा। इसको लॉन्च किया था ऑन 1 जनवरी 2021 को ये लॉन्च हुआ था। इसका जो बेस पीरियड है, यानी कि हम जो मेजर करते हैं तो हम बेस, आप इंडेक्स नंबर पढ़ते होंगे तो उसमें हम बेस देते हैं, फिर बेस के कंपेयर करके कि कितनी वैल्यू इंक्रीज होगी हम देते हैं ना। तो मार्च 2018 को बेस ईयर लिया है और वो उसकी में वैल्यू 100 है। अब इसकी वैल्यू अगर हम कंपेयर करें सितंबर 2025 में तो आप देखेंगे 516.76 है। और जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, मंथ्स बढ़ रहे हैं, आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि हमारे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग आप देखेंगे ये मार्च सितंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है दैट इट इज रिलीज्ड 2 times इन अ ईयर, दैट इज सितंबर और दूसरा है मार्च, ठीक है, सेमी एनुअली हो गया विद अ 4 month टाइम लैग, ठीक है, 4 महीने के टाइम लैग के बाद जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। मूविंग ऑन कि अब ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं 516.76 जो रैंक आई है या स्कोर आया है, तो ये क्यों हुई, क्योंकि पेमेंट जो है बहुत अच्छे से हो रही है। अब जो पूछा गया था वो ये थे कि 5 ब्रॉड पैरामीटर्स कौन से हैं जिसके बेसिस पर हम इस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इन सब के बेसिस पर क्या निकाला गया है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकाला गया है।
तो आई होप आपको ये सारी न्यूज़ आज की समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, एंड कोई सजेशन है तो वो भी लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।